बार फिर आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं का स्वागत है अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो आइए पढ़ते हैं वैदिक काल। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास और वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो काल विभाजन है, इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है हमारा पूर्व वैदिक काल, और इसका जो पीरियड है यानी टाइम डिवीजन है वो है 1500 BC से लेकर के 1000 BC, यानी 1500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 1000 वर्ष ईसा पूर्व तक का। और तत्पश्चात उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो ये जो समय है उत्तर वैदिक काल का, ये है 1000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर यानी 1000 BC से 600 BC तक का। ठीक, 1000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 600 वर्ष ईसा पूर्व तक का। और ये BC-AD क्या है मैं पूर्व के लेक्चर में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात, सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के बाद एक नई सभ्यता जो है प्रकाश में आती है, और वो सभ्यता है वैदिक सभ्यता। ठीक, तो इस सभ्यता के जो संस्थापक हैं वो आर्य माने जाते हैं, और हमारे देश भारत में भी एक नवीन संस्कृति का आरंभ करने वाले जो है आर्य ही हैं। आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का है, आर्य, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, तो ये जो आर्य थे, अब एक प्रश्न उठता है कि आए कहाँ से, कहाँ के रहने वाले थे। तो इस संबंध में जो है भाषा विज्ञान के आधार पर, साहित्य के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाले हैं, और उन निष्कर्ष के आधार पर इन्हें अलग अलग स्थानों का निवासी बताया गया है। तो सबसे पहले जो है, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं जो हमारे यहाँ के, इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया है वो उत्तरी गोलार्ध बताया है। हमारी जो पृथ्वी है इसका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, गोलार्ध नहीं कहेंगे बल्कि सॉरी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो इस पर जो है लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है अत्यंत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पर जीवों के रहने की जो असुविधाएं हैं उनके चलते मान पाना बड़ा कठिन है कि यहाँ पर जो है आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। ठीक, तत्पश्चात जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र ने जो है अपनी पुस्तक में लिखा है ऋग्वैदिक इंडिया में कि भारत में आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार जो है आर्यों का जो मूल निवास स्थान था भारत में वो सप्त सैंधव प्रदेश था, यानी 7 नदियों का क्षेत्र, यानी जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ पाकिस्तान और ये जम्मू कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है इनका मूल निवास स्थान था।
इसके पश्चात जो है गंगानाथ झा जो है ब्रह्मर्षि देश को, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर राजबली पांडे मध्य देश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजबली पांडे जो है मध्य देश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। और एल डी कल्ला जम्मू कश्मीर को भारत में आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। साथ ही साथ डी एस त्रिदेव मुल्तान को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और इसके साथ ही साथ और जो है एडवर्ड मेयर ओल्डेनबर्ग कीथ आदि विद्वानों ने जो है मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। पिंका इतिहासकार हैं, पिंका, इन्होंने जो है जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। तो इसमें जो इस प्रकार बहुत सारे लोगों के विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग स्थान बताए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी जो है JL नेहरू ने आर्यों के मूल निवास स्थान की चर्चा की है। तो तमाम सारे ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने अलग अलग स्थान बताए। और गाइल्स ने यूरोप में डेन्यूब नदी के किनारे के स्थान को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। तो इनमें जो सर्वमान्य सिद्धांत उभर करके आता है वो ये है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर ने जो बताया, मध्य एशिया का हंगरी नामक स्थान, मध्य एशिया का हंगरी नामक स्थान, समझ में आया? ये जो है हंगरी नामक स्थान जो है ये आर्यों का मूल निवास स्थान सर्वमान्य है। और इसे बताया है मैक्स मूलर ने। तो ये सर्वमान्य है। तो इस तरह से ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि आर्य लोग जो है ये मध्य एशिया के निवासी थे। अब शारीरिक संरचना के आधार पर देखें तो ये इनकी बनावट कैसी थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर कि मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे उनमें 5 जातियों को माना गया था। काकेशियन, भूमध्य सागरी, निग्रोइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। तो इस तरह से इनकी जो शारीरिक रचना थी वो अलग अलग थी, इनकी शरीर की जो बनावट थी वो अलग अलग थी। इसी तरह से आर्यों की जो शारीरिक रचना थी वो किस प्रकार थी, इनका शरीर लगभग 6 फुट लंबा, 6 फुट लंबा, यानी लंबाई जो है लगभग 6 फुट, चौड़ा सीना, ये खासियत थी इनकी, चौड़ा सीना, बड़ा सिर, बड़ी आंखें, लंबे बाजू यानी लंबी भुजाएं,
लंबी भुजाएं, शरीर का गोरा रंग। तो इस तरह से ये इनकी शारीरिक बनावट थी और ये विशेषताएं थी इनके शरीर की। समझ में आया? तो आज भी अपने हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं, खासतौर से क्षत्रियों में इस तरह के जो मैंने विशेषताएं बताई इससे मिलते जुलते लोग दिखाई देते हैं। तो ये खासियत थी इनके शरीर की बनावट की। अब ये लोग जो है कबीलों के रूप में, कबीलों के रूप में कबीलों का मतलब यायावर, यायावर यानी अस्थायी जीवन जीने वाले। अस्थायी, यायावर का मतलब क्या है? अस्थायी जीवन जीने वाले। आज यहाँ कल वहाँ, जिसे हम मिग्रेटेड पर्सन कहते हैं, मिग्रेटेड पर्सन। समझा? तो ये अस्थायी जीवन जीने वाले थे। ये कबीलों के रूप में भारत में प्रवेश किए। इससे पहले ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में आए, मध्य एशिया से चल करके अफगानिस्तान के क्षेत्र में, इस तरह से देख लीजिए, मध्य एशिया के हंगरी नामक स्थान से, ठीक। तत्पश्चात अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद जो है ये भारत के पंजाब क्षेत्र में आए। पंजाब क्षेत्र के पश्चात इन्होंने दिल्ली के आसपास अपना प्रसार किया। उस क्षेत्र को जो है बहुतायत से मतलब इनकी बसावट हुई। उस क्षेत्र में बहुतायत में बसे, जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, कुरुक्षेत्र। इसके बाद जो है हिमालय की पहाड़ियाँ, ठीक, और विंध्याचल की पहाड़ियों के आसपास। इसके बाद गंगा यमुना का जो दोआबा है, उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ पर ये बसे। और यहाँ के बाद ये जो बढ़ते चले गए पटना तक, जिसे आज हम पटना कहते हैं, वहाँ तक। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये लोग जो है फैले। तो जब ये कुरुक्षेत्र के में आए तो उन्होंने जो है इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मा देश रखा। समझ में आया? इसका नाम जो है ब्रह्मा देश रखा, या ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त या ब्रह्मवर्त, ठीक। तत्पश्चात ये जो है जब गंगा यमुना के क्षेत्र में आए, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये फैले, तो इसका नाम इन्होंने जो है गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में ले लिया, और इसका नाम इन्होंने जो है ब्रह्मर्षि देश रखा, ब्रह्मर्षि देश। और जब ये हिमालय और विंध्याचल की पहाड़ियों के आसपास फैले, विंध्याचल पर्वत के आसपास फैले, तब इसका नाम इन्होंने जो है मध्य देश रखा। समझ आया? और मध्य देश के बाद जब ये आगे बढ़े, पटना की तरफ आगे बढ़े, तो इन्होंने इसका नाम जो है आर्यावर्त रखा। समझ में आ गई होगी बात? तो इस तरह से ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त, इस तरह से इनका जो है ये विभाजन रहा फैलाव के दृष्टिकोण से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने कबीलों के रूप में भारत में प्रवेश किया, और उन कबीलों के नाम थे पुरु, यादु, तुर्वसु, द्रुहे,
ठीक है। तो इस तरह से इनके कबीले थे और प्रत्येक कबीले में कम से कम 1 लाख गायें थीं। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी, वहीं जो वैदिक सभ्यता थी वो एक चरवाहों की सभ्यता थी। ये चरवाहे थे, गायों को चराने का काम था इनका। तो नवीन चरागाहों की खोज में ये एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक आगे बढ़ते चले गए। पानी की सुविधा और मैदानी क्षेत्र को देखते हुए जहाँ पर घास की अधिकता हो, ऐसे स्थानों की खोज में ये जो है आगे बढ़ते चले गए। मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है कहाँ पर ये आगे बढ़ते चले गए, प्रसार करते गए अपना। तो साथ ही साथ स्वाभाविक है कि धीरे धीरे इस विशाल कालखंड में इनकी संख्या भी बढ़ती रही। तो चरवाहों के रूप में इन्होंने भारत में प्रवेश किया। अब एक खास बात और ये आती है कि चरवाहों का जीवन, अब जब ये चरागाहों की खोज में निकले तो ये स्थायी मकान नहीं बना सकते थे, स्थायी मकान नहीं बना सकते थे। तो अपने आवास के लिए इन्होंने क्या अस्थायी निवास बनाया, और अस्थायी निवास झोपड़ी। पानी की सुविधा के लिए नदियों के किनारे किनारे चलते थे, जिससे कि उनके पशुओं को पानी की आपूर्ति हो सके, उनके पशुओं को पीने के लिए पानी मिल सके। साथ ही साथ नदियों के किनारे की जो जमीन होती वहाँ पर उनकी घास से इनके पशुओं का पेट भर सके। तो ये झोपड़ी में, फूस की झोपड़ी में रहते थे। एक बाड़ा बना कर देते थे, विशेष ये झाड़ जंखाड़ लगा करके, झाड़ जंखाड़ जो है बबूल के कांटे वगैरह लगा करके, और उसी में जो है रात में ये गायें अपनी इकट्ठा कर देते थे। इनको खूंटे से नहीं बांधा जाता था, सारी गायें इकट्ठे हो जाती थी और उसको जो है ये लोग घेर करके उनकी रखवाली करते थे। और रात में पशु, जंगली जानवरों आदि से या अराजक तत्वों से या दूसरे अनजान लोगों से इनकी रक्षा जो है वो कुत्ते करते थे। साथ में इनके कुत्ते भी रहते थे, गधे भी रहते थे इनके कबीले में, जिसमें जो है अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो ले जाते थे। तो इस तरह से इस बाड़े में ये गायें बंधे रहती थी। उन गायों के दूध को निकाल करके ये उसका दूध, दही, घी, छाछ आदि जो है उसका उपयोग खाने पीने में करते थे। तो जब ये यहाँ पर आए, ठीक, इन्होंने नदियों के किनारे अपना आवास बनाया। तो आप जब देखते हैं कि नदी में कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती थी तो इन बाढ़ आ जाने से इनकी कई बार झोपड़ियां बह जाती थी, कई बार इनके जो है सैकड़ों पशु भी बह जाते थे। छोटे छोटे इनके जो बछड़े हैं, बछियां हैं, बछड़ियां हैं, वो बह जाती थी। तो इस तरह से प्रकृति के जितने भी तत्व थे, प्रकृति के जितने भी तत्व थे, जैसे हवा, पानी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पतियां, इन सभी का इन्होंने मानवीयकरण कर दिया। यानी किसी न इन प्रकृति के तत्वों में किसी न किसी देवी अथवा देवता का वास मान लिया। जैसे हवा में मरुत, पानी में वरुण, अग्नि को देवता माना। और अग्नि कौन, कैसा देवता था? ये मनुष्य और देवताओं के बीच एक दूसरे को मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता था। यानी देवताओं को खुश करने के लिए ये मंत्रोच्चारण करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, और उसमें जो आहुति दी जाती थी तो वो आहुति अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचती थी, इनका ऐसा मानना था। और इनको प्रसन्न करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण करते थे उनका संकलन ही ऋग्वेद कहलाया।
बात समझ रहे होंगे। सूर्य की ऊष्मा के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा ही ये सारी सृष्टि संचालित होती है। इसीलिए इन्होंने जो है सूर्य को समस्त वनस्पतियों का जनक या इस सृष्टि में जीवन का जनक सूर्य को माना और इसकी उपासना के लिए गायत्री मंत्र का मतलब इन्होंने उच्चारण किया या गायत्री मंत्र की रचना की। आप सभी लोग गायत्री मंत्र से परिचित होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। तो इस तरह से प्रकृति के जितने भी एलिमेंट हैं, जितनी भी तत्व हैं, सभी में पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया, किसी न किसी देवी देवता का वास मान दिया। तो आप देख रहे हैं कि जब इस तरह से ये जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, यहाँ पर जो है स्थापित हो गए। अब कुछ लोग जो है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासी थे या जिसे हम सैंधव सभ्यता भी कह सकते हैं, तो सैंधव सभ्यता के जो निवासी थे वो बच गए थे। तो जो बच गए थे वो ये छिटपुट लोग थे। तो अब ये उनकी भाषा नहीं जानते थे। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासियों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, प्राकृत, और आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है। अब एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, तो इन लोगों को यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निवासी थे उनकी भाषा जब आर्य लोग नहीं समझ पाते थे, तो इनको जो है ये आर्य लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों को दस्यु क्यों कहते थे? एक्चुअल में क्या था कि ये जो है बचे खुचे लोग जो थे सिंधु घाटी की सभ्यता के बचे हुए लोग, तो ये कभी कभार इनकी गायें चुरा लेते थे, आर्यों की गायें चुरा लेते थे। इसलिए आर्य लोग इनको दस्यु कहते थे, दास नाम से संबोधित करते थे, क्योंकि ये कृषि कार्य करते थे। आर्य लोग कृषि कार्य नहीं करते थे, गेहूं नहीं उपजाते थे, केवल दुग्ध पदार्थों का ये निर्माण करते थे, उनका उपयोग करते थे। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बचे हुए लोग थे, ये लोग जो है कृषि कार्य करते थे। तो इसलिए कृषि कार्य करने के कारण इनको लोग जो ये आर्य लोग थे दास बोलते थे। तो इस तरह से दस्यु, दास, मृद्धावाचा, मृद्धावाचा का मतलब है अस्पष्ट वाणी बोलने वाले, अस्पष्ट वाणी बोलने वाले, यानी चूंकि भाषा ही नहीं समझ में आती थी। तो इस तरह से आर्य लोग इन सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों को मृद्धावाचा कहते थे, यानी ऐसी भाषा बोलने वाला कहते थे जो समझ में ना आती थी, अस्पष्ट वाणी बोलने वाले कहते थे। साथ ही साथ लिंग पूजक के नाम से इनको जो है बुलाते थे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो देवता था, सबसे बड़ा देव पाशुपति शिव, तो उसकी पूजाएं जो है लिंग के रूप में करते थे, जो आज भी प्रचलित है। वो एक अलग की बात है कि जो है इन्होंने कालांतर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का देवता था पाशुपति शिव, उसको इन्होंने देवादिदेव महादेव बना दिया, सबसे बड़ा देवता बना दिया। तो इस तरह से जो है इनके बीच में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी कि गायों की चोरी आदि को लेकर के युद्ध भी होते थे। तो ये एक संक्षिप्त परिचय रहा आर्यों का। अब जो है इसके आगे फिर इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति आदि के बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और हाँ, नए छात्रों से एक मेरा पुनः निवेदन कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।